फर्डिनेंड ने वहां पहुंचने में मुश्किल से 2 मिनट लगाए। मैं जानता था कि वो इस वक्त कंट्रोल रूम में होगा और कंट्रोल रूम सेकंड फ्लोर के एक दूर अफ्तादा गोशे में था। वो यकीनन दौड़ता हुआ आया था क्योंकि इसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था। बैठ जाओ मिस्टर फर्डिनेंड और पहले अपना सांस दुरुस्त कर लो। थैंक यू सर। फर्डिनेंड सोफे पर बैठ गया। चल लम्हों बाद जब इसकी हालत कुछ संभली तो मैं गुर्रा के बोला, हाँ तो मिस्टर फर्डिनेंड, मेरे कमरे में ये कैमरा और माइक लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्या अपने ही घर में मुझे प्राइवेसी भी मुयस्सर नहीं आएगी? आपने शायद गौर नहीं किया, अब ये आपका बेडरूम नहीं है। मैडम की हिदायत पर आपका बेडरूम सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। फर्डिनेंड ने जवाब दिया, ये अब मेरा बेडरूम है। जब मुझे मालूम हुआ कि आप गलती से मेरे बेडरूम में चले आए हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहीं फौरी तौर पर आपको अपनी कारकर्दगी दिखा दूं। मैं आपको बताने ही वाला था कि ये अब मेरा बेडरूम है, मगर इससे पहले ही आपका मूड ऑफ हो गया। मैं एक बार फिर माजरत चाहता हूँ कि सॉरी फर्डिनेंड, मैंने इसका शाना थपक कर कहा। माजरत तो मुझे करना चाहिए, मुझे तुमसे इस लहजे में गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। चलिए छोड़े, मैं आपको बेडरूम दिखा दूं, या फिर इसी रूम में रहना चाहते हैं तो आपका सामान यही शिफ्ट कर दिया जाए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। मेरा नया बेडरूम ज़्यादा आरास्ता था। वो कमरा खासा कुशादा था। वहाँ एक नहीं बल्कि 4 टीवी मौजूद थे। यह आपका रिमोट कंट्रोल है। इसके ज़रिए ना सिर्फ आप मेन गेट और दूसरी ज़रूरी दरवाजे खोल सकेंगे या बंद कर सकेंगे, बल्कि लॉक भी कर सकेंगे। फिर वो दरवाज़ा इसी रिमोट से खुलेगा। मेरा रिमोट भी वो दरवाज़ा नहीं खोल सकेगा। फिर इसने कई फुल स्कैप कागज़ एक फ़ाइल में लगा कर मेरी तरफ बढ़ा दिए। इन कागजात में बंगले के पूरे कंप्यूटराइज सिस्टम की तफसील थी। अगर कोई बात या टेक्निकल टर्म समझ में ना आए तो मुझे बुला लीजिएगा। ये तुमने मुझे किस गोरख धंधे में उलझा दिया है फर्डिनेंड? मैंने हंस कर कहा। मैं अगर कोई दरवाज़ा लॉक करके भूल गया तो क्या होगा? फ़र्ज़ करो इस वक्त तुम भी यहाँ मौजूद ना हुए, फिर मेरी असिस्टेंट मिस बर्था भी इस पूरे सिस्टम से वाकिफ़ हैं। वो हर वक्त यही मौजूद रहती हैं। आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। आप ज़रा फ्रेश हो जाएँ और खाने वगैरह से फारिग हो जाएँ तो मैं यहाँ के एक फ़र्द से आपका तारुफ़ कराऊँगा। आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ मैंने बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं। मुझे उम्मीद है कि वो तब्दीलियाँ आपको और मैडम ग्लोरिया को ज़रूर पसंद आएंगी। मैं शावर लेने से पहले ज़रा अपने कैदी को एक नज़र देख लूँ। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा। आप जहमत न करें फर्डिनेंड मुस्कुराया। मैं यहीं से आपको दिखाई देता हूँ, चाहें तो इससे गुफ्तगू भी कर लें। वो आपको देख नहीं सकेगा मगर आवाज़ इस तक पहुँच जाएगी। ये कहकर इसने एक टीवी सेट ऑन कर दिया। फिर रिमोट के ज़रिए कैदी के कमरे का मंजर टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। वो होश में आ चुका था और बेड पर नीम दराज पलके झपकाए बगैर सामने वाली दीवार को घूर रहा था। ठीक है, मैं इससे बाद में बात करूँगा। फर्डिनेंड ने रिमोट के ज़रिए टीवी ऑफ किया और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने एक मरतबा फिर कमरे का जायज़ा लिया। पर्दे, कारपेट, फर्नीचर और दीवार पर लगी हुई पेंटिंग सभी कुछ बेशकीमत और ख़ूबसूरत था। कमरे में कई दीवार गिर अलमारियाँ थीं। मैंने बारी बारी इन सब का जायज़ा लिया। इनमें से मेरे साइज़ की बहुत से सूट, जीन्स, शर्ट और जैकेट्स मौजूद थीं। एक अलमारी में कपड़ों के पीछे सिग का मौलिक तरीन माउज़र, क्लाशनकोफ और सग ही की फोल्डिंग राइफ़ल के अलावा मुख्तलिफ बोर्स की कई रिवॉल्वर्स और इन हथियारों के अच्छे खासे फाजल राउंड भी मौजूद थे। मैंने अपना पसंदीदा .38 का कोल्ड रिवॉल्वर, एक फोल्डिंग राइफल और इनके फाजिल मैगजीन निकाल कर अलमारी बंद कर दी। इन्हीं में से एक अलमारी में मेरा वो सूटकेस और कांता का दिया हुआ जड़ी बूटियों का बैग भी था जो दिल्ली के एयरपोर्ट पर मैंने ग्लोरिया के हवाले कर दिया था। नहा धोकर मैंने वार्डरोब से बेहतरीन किस्म का शलवार सूट निकाल कर पहना तो मुझे वो बहुत आरामदेह लगा। अरसा दराज से मैंने शलवार सूट पहना था। वो लिबास यूँ भी मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा था या फिर ये मेरा एहसास था। एक अरसे से मेरी ज़िंदगी जीन्स, जैकेट और लॉन्ग शूज़ में गुजर रही थी। दरमियान में कभी कभार मैंने इंडिया में कुर्ता पजामा भी पहना था मगर मुझे वो आराम महसूस नहीं हुआ था जो इस वक्त महसूस रहा था। बालों को ड्राई से खुश्क करने के बाद मैं चमड़े की हल्की फुल्की चप्पल पहनकर कमरे से निकल आया। कॉरिडोर में मुझे एक मुलाजिम दिखाई दिया। वो भी मेरे लिए अजनबी था मगर मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका और बोला, ड्राइंग रूम में सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर वो मुअद्दबाना अंदाज में मुड़ गया। मैं इसके पीछे ड्राइंग रूम में पहुंचा जो फर्स्ट फ्लोर पर था। वहाँ ग्लोरिया, तैमूर, फर्डिनेंड तीनों मौजूद थे। वो वसी और इस कमरा ड्राइंग रूम से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस रूम लग रहा था। वो आज तो तुम भी अपने कौमी लिबास में हो, ग्लोरिया मुझे देखकर चहकी। मैं भी? क्या मतलब कोई और भी है यहाँ इस लिबास में? मैंने हंस कर पूछा। तुम भूल गए कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तैमूर ने कहा। मैंने चौंक कर इसे देखा। वो भी नफीस किस्म के शलवार सूट में था और कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। इसकी पर्सनैलिटी यूँ भी पुरकशिश थी। खाने से फारिग होने के बाद मैंने कॉफ़ी पीते हुए ग्लोरिया से कहा, चलो ज़रा अपने मेहमान की मिजाज पुरसी कर लें। हम सेकंड फ्लोर पर साउंड प्रूफ कमरों के पास पहुँचे तो मुझे फर्डिनेंड के हाथ में एक रिमोट दिखाई दिया। इसने बटन दबाया तो एक कमरे का दरवाज़ा सरसराहट के साथ खुल गया। वहाँ हर कमरे में स्लाइडिंग डोर थे। अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा फिर बंद हो गया। स्याह लिबास वाला न सिर्फ होश में था बल्कि इस तरह के आलम में टहल रहा था। मुझे इसने कहा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर दरिश लहजे में बोला, तुम लोग मुझे अगवा करके तो लाए हो।
मगर तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। मेरे लवाहिकीन से तुम्हें ताबान का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये क्या बकवास कर रहा है? तैमूर ने कहा। ज़हन पर बहुत ज़्यादा बोझ हो तो आदमी ऐसी ही बातें करता है। मैंने मज़ाका खेज़ लहजे में कहा। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि अगर ये एक हफ़्ता यहाँ रहा तो इसके लवाहिकीन खुद इसे पागल खाने छोड़ कर आएंगे। मैं इस मुल्क का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी हूँ और हुकूमत को लाखों रुपये सालाना इनकम टैक्स अदा करता हूँ। अगर तुम लोगों को रकम की ज़रूरत थी तो वैसे ही मांग लेते। अगवा और तावान का बखेड़ा फैलाने की क्या ज़रूरत थी? ये तो अभी से पागल हो गया। ग्लोरिया ने तरस खाने वाले अंदाज में कहा। सुनो मिस्टर, मैंने इसे मुखातिब किया, तुम किसी कोर्ट या थाने में नहीं बल्कि हमारी कैद में हो, इसलिए आप इंसानों की तरह बात करो। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आंखें निकाल कर बोला। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी किस बात को आपने धमकी समझ लिया? मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि मेरी पुश्त पर कौन है और मैं किसका आदमी हूँ। इसने बुरा समूह बनाकर कहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पुश्त पर अमेरिका और जिमी कार्टर है। मैंने मजाका खेज़ लहजे में कहा। या तुम डेविक ऑफ एडनबरा हो? मैं इन लोगों से ज़रा भी मुतासिर नहीं हूँ, इसलिए सीधी तरह मेरे सवालों के जवाब दो, वरना तुम्हारी पुश्त पर कोहान भी निकल सकता है। जितना वक्त ज़ाया करोगी इतना ही नुकसान करोगे। इसके लहजे में बेनियाजी की सी कैफियत थी। अब तक मेरे आदमियों ने मेरी तलाश में ज़मीन आसमान एक कर दिए होंगे। खैरियत चाहते हो तो मुझे अभी और इसी वक्त जाने दो, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा और अचानक इसके मुँह पर इतना ज़ोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा गया। थप्पड़ इतना शदीद था कि इसके चेहरे की खाल उधर गई। उंगलियों के निशानात गोया नक्श होकर रह गए। अब भी अगर तुमने सीधी तरह बात नहीं की तो उल्टा लटका दूंगा। इसके बाद पूछूंगा कि तुम किसके आदमी हो। इसने होंठों से बहता हुआ खून हथेली की पुछ से साफ किया और एक नज़र अपनी रेस्ट वॉच पर डालते हुए बोला, जो तुम्हारी जी में आए कर लो, मगर ज़्यादा देर तक अपनी मनमानी नहीं कर सकोगे। इसने एक मरतबा फिर अपनी रेस्ट वॉच पर नज़र डाली। इसे सोचने के लिए 10 मिनट दे दें सर, फर्डिनेंड ने मुझे आंख मारते हुए कहा। मुमकिन है 10 मिनट बाद इसका माउफ ज़हन काम करने लगेगा। ओके, मैंने कहा। तुम कहते हो तो ये भी कर लेते हैं। फिर मैंने कैदी से कहा, हम लोग फ़िलहाल जा रहे हैं, ठीक 10 मिनट बाद आएंगे। मुझे उम्मीद है इस वक्त तक तुम कोई मुनासिब फैसला कर लोगे। ये कहकर मैं दूसरे लोगों के साथ कमरे से बाहर आ गया। फर्डिनेंड ने रिमोट के जरिए इस कमरे को लॉक कर दिया और मुझसे बोला, अब फ़ौरन कंट्रोल रूम में चलें। मुझे शुबा है कि इसके पास कोई ट्रांसमीटर है जिसमें लोकेशन फाइंडर भी है, इसलिए वो बार बार घड़ी देख रहा था। शायद अपने साथियों का इंतज़ार कर रहा हो कि वो लोकेशन फाइंडर के जरिए अब तक वहाँ पहुँचे क्यों नहीं। हम सभी तेज़ी से कंट्रोल रूम की तरफ बढ़े। इस कमरे में कई टीवी एक कतार में लगे थे। मुख्तलिफ किस्म के मीटर्स और पैनल थे और वो कमरा किसी टीवी इंजीनियर की वर्कशॉप लग रहा था। फर्डिनेंड फुर्ती से एक टीवी स्क्रीन के आगे बैठ गया और इसे ऑन कर दिया। स्क्रीन पर कैदी के कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। कैदी आलमी इस्तराब में टहल रहा था और बार बार घड़ी देख रहा था। फिर इसने इधर उधर देखा और घड़ी में लगी हुई चाबी बाहर खींच ली और आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा, हेलो BH कॉलिंग, हेलो BH कॉलिंग। दूसरी ही कॉल पर इसे जवाब मिल गया, यस टू ए रिसीविंग ओवर। तुम सब कहाँ मरे हुए हो? कैदी बिफर कर बोला। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ? ओवर। यही बात है, आपका लोकेशन फाइंडर काम नहीं कर रहा है। ओवर। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? वो इस मरतबा आपे से बाहर हो गया। ये कैसे मुमकिन है? ट्रांसमीटर काम कर रहा है तो लोकेशन फाइंडर भी काम कर रहा होगा। अहमक, मैं जानता हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, मगर हम लोग सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद आपका सुराग नहीं लगा सके। शायद आप हमसे इतने फासले पर हैं कि फाइंडर नाकारा हो गया है। ओवर। इडियट, कैदी इस मरतबा तेज़ लहजे में बोला। अगर मैं ज़्यादा फासले पर होता तो ट्रांसमीटर भी काम नहीं करता। फिर वो तलख लहजे में बोला, तुम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, बॉस को इतला कर दूँ, मैं खुद ही कुछ करता हूँ। ओवर एंड ऑल। मैंने फर्डिनेंड की तरफ देखा। वो मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मेरे कुछ पूछने से कबल ही वो हंस के बोला, इसका लोकेशन फाइंडर इस इमारत में कभी काम नहीं करेगा। ये भी मेरी इख्तरा है। मैं इससे पहले अपने ऑपरेट्स पे ये तजुर्बा कर चुका हूँ। छत पर आपको जो बड़ा सा एंटीना दिखाई दे रहा है वो दरअसल बहुत ताकतवर किस्म का बूस्टर है। इसमें ऐसा सिस्टम भी मौजूद है कि जब तक मैं न चाहूँ किसी भी ऑपरेट्स के जरिए इस जगह की निशानदेही नहीं हो सकती। मैं चाहूँ तो लोकेशन फाइंडर के साथ साथ इसका ट्रांसमीटर भी नाकारा कर सकता हूँ, मगर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इस तरह से अपनी बेबसी का एहसास होगा और वो मायूस होकर बगैर किसी टॉर्चर के सब कुछ बता देगा। उम्मीद तो नहीं है, तैमूर ने कहा। वो खासा ज़िद्दी किस्म का शख्स है, मुमकिन है टॉर्चर के बाद भी अपनी ज़ुबान न खोले। मुझे चैलेंज मत करना, तैमूर, फर्डिनेंड ने कहा। मेरे पास ऐसे ऐसे अनोखे हरबे हैं कि गूंगा भी बोलने पर मजबूर हो जाए। कोशिश करके देख लो, तैमूर ने तवील सांस लेकर कहा। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? मैं भी चिढ़ गया, इसलिए कि मैं इसे पहचान गया हूँ। मैंने और ग्लोरिया ने चौंक कर एक साथ तैमूर को देखा। वो मूसा खान का दस्तरास्त है, यूँ आसानी से ज़ुबान नहीं खोलेगा। वो मूसा खान जो मनशियात का बादशाह कहलाता है और अब गैर कानूनी असले की तिजारत में भी इन्वॉल्व है। मैंने पूछा। हाँ, वही मूसा खान, तैमूर ने जवाब दिया। इसने चंद ही साल में अपना कारोबार इतना फैला लिया है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इलाका गैर से लेकर कराची तक इसका ज़बरदस्त नेटवर्क है और मुल्क के कोने कोने में इसके आदमी
मौजूद हैं और अब तो वो अपना कारोबार पार्टियों के इश्तराक से दुनिया भर में फैला रहा है। इसकी पहुँच का ये आलम है कि वज़ीरों और सफ़ीरों से लेकर इंतज़ामिया के आला अहदेदारों से इसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। क्या मैं खौफ के मारे कांपना शुरू कर दूँ? मैंने मज़ाक़ा ख़ेज़ लहजे में कहा। तुम तो मुझे यूँ मरूब कर रहे हो जैसे मूसा खान के PRO तुम ही हो। संजीदगी से इसकी बात सुनो। ग्लोरिया ने मुझ पर आंखें निकाली। नाम से मूसा खान को मैं भी जानती हूँ। एक ज़माने में हमारी तंजीम ने भी इससे एक डील की थी। इस वक्त तो वो मामूली दर्जे का बदमाश हुआ करता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। अरे मैं तो तैमूर से मजाक कर रहा था, मैंने हंस कर कहा। वैसे हकीकत में ये मामला इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। वो मूसा खान का दस्ते रास्त है तो इसके आदमी कुत्तों की तरह पूरे शहर में हमें तलाश कर रहे होंगे। फिर मैं फर्डिनेंड से मुखातिब हुआ। यहाँ कितने आदमी हैं? ज़रा हम लोगों का तारुफ तो कराओ इनसे। मैं अभी सबको हॉल कमरे में बुलाता हूँ, फर्डिनेंड ने कहा और अपने सामने लगे हुए पैनल का एक बटन दबा दिया। फिर वो तहुकमाना अंदाज में बोला, इरफान तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? सुन रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ आई, तुम सब लोगों को लेकर हॉल कमरे में पहुंचो, बॉस और मैडम तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अभी सबको इन्फॉर्म करता हूं, इरफान ने मुस्तैदी से कहा। बंगले में मौजूद हर शख्स को वहां होना चाहिए, फर्डिनेंड ने कहा। बॉस एक एक आदमी से मिलना चाहता है। ओके सर, इरफान ने जवाब दिया। फर्डिनेंड ने माइक्रोफोन ऑफ कर दिया और बोला, इरफान सबका इंचार्ज है, बहुत जीदार आदमी है। चंद मिनट बाद हम वहाँ से उठकर हॉल कमरे में चले आए। वहाँ बहुत से नौजवान एक कतार में खड़े थे। इसने इन्हें शुमार किया। वो तादाद में 24 थे। वो सब मजबूत हाथ पैर और कसरती जिस्मों के मालिक थे। इनमें से बेशतर चेहरों से तालीम याफ्ता और अच्छे ख़ानदानों के लग रहे थे। सफदर और बशीर भी इन लोगों में शामिल थे। अचानक लंबा तिरंगा एक नौजवान आगे बढ़ा और फर्डिनेंड से बोला, जमशेद के अलावा सब यहाँ मौजूद हैं। वो एक हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है। मैंने आवाज़ से इस नौजवान को पहचान लिया। वो इरफान था। फर्डिनेंड ने तारुफ की इब्तदा इसी से की। ये इरफान है और ये सब लोग इसके चार्ज में हैं। इरफान ने अदब से गर्दन झुका ली। मैंने आगे बढ़कर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। इसने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। फिर फर्डिनेंड एक एक आदमी का तारुफ कराने लगा। ये जान मोहम्मद है, ये शाकर है, ये अमीर अली है, ये अली आकाश है। सफदर और बशीर से तो आप वाकिफ़ ही हैं। फिर तो एक नौजवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये पीटर है, हमारे कुत्तों का ट्रेनर। इसने कुत्तों को इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी है कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने दिलचस्पी से इसे देखा। इतनी कम उम्र में तुमने ऐसी महारत कैसे पैदा कर ली? मैंने पूछा। ये शौक मुझे विरसे में मिला है सर, इसने हंस कर जवाब दिया। मेरा बाप कुत्तों का बहुत माहिर ट्रेनर था। वो संभालते ही मैं घर में मुख्तलिफ नस्लों के कुत्ते देखे। मैंने बहुत छोटी उम्र से बाप का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। स्कूल के बाद मेरा सारा वक्त डॉग हाउस में ही गुजरता था। मेरा बाप इन कुत्तों को महंगे दामों फरोख्त कर देता था। ये सब बेहतरीन निशानेबाज हैं और हर किस्म का असला इस्तेमाल करते हैं। फर्डिनेंड ने मुझसे कहा। रही सही कसर तैमूर की ट्रेनिंग ने पूरी कर दी है और हमारे 25 आदमी कम से कम 200 आदमियों पर भारी हैं। फिर वो इन सब से मुखातिब हुआ। मैडम और तैमूर साहब को तो तुम लोग पहचानते ही हो, ये हमारे बॉस कामरान साहब हैं। तुम सबको इनसे मिलने और इन्हें देखने का बहुत शौक था ना? अब इन्हें अच्छी तरह देख लो। आप ठीक कहते हैं सर, सफदर ने कहा। हमने कामरान साहब के बारे में, इनके कारनामों के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं कि इन्हें देखने का इश्तियाक पैदा हो गया था। अकल तस्लीम नहीं करती थी कि सिर्फ एक शख्स CIA, मोसाद, रा और खाद जैसी खौफनाक एजेंसीज को नाकू चने चबा रहा है। कामरान साहब तो हम सब के आइडियल हैं। फिर वो ज़रा तवक्कुफ़ के बाद बोला, और मैडम भी इस दौर की हैरत अंगेज़ खातून है। इतनी जुर्रत बहुत कम औरतों में होती है। ओके, फर्डिनेंड ने कहा। अब तुम लोग जाओ, कामरान साहब भी आराम करेंगे। वो सब एक एक करके हॉल कमरे से बाहर निकल गए। मैं दोबारा अपने बेडरूम में आ गया। मेरे साथ ग्लोरिया और तैमूर भी थे। फर्डिनेंड अपने कंट्रोल रूम में चला गया। क्या सोच रहे हो कामरान? ग्लोरिया ने मुझे खामोश देखकर पूछा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ लोगों की इतनी बड़ी तादाद रखने की क्या ज़रूरत है। तुम जानती हो कि मैं ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। ज़्यादा भीड़ भाड़ की तो मैं भी मुखालिफ हूँ। इससे लोग खामखा मुतवज्जा होते हैं। मगर फर्डिनेंड से एक हमाकत हो ही गई है तो फौरी तौर पर इससे कुछ मत कहना, खामखा दिल बर्दाश्त होगा। इसने तो अपने तौर पर यह काम हमारी भलाई के लिए किया है। इसे अभी यूं ही चलने दो, बाद में कुछ सोचेंगे। इस वक्त यूं भी हमें मैन पावर की ज़रूरत है, ग्लोरिया ने मुझे समझाने वाले अंदाज में कहा। मैन पावर? मैंने सर्द लहजे में कहा। मैं कोई सिंडिकेट कायम करने नहीं जा रहा। टेक इट ईजी कामरान, ग्लोरिया ने कहा। मैं फौरी तौर पर हर शख्स को इस बिल्डिंग तक महदूद कर दूंगी। एक वक्त में 4 आदमियों से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। इन्हें बैरों और मुलाजमों के रूप में रहना होगा। कुछ लोग कुक के भेस में होंगे, कुछ माली होंगे, 2-3 ड्राइवर, 2-3 बैरे, 2-3 घरेलू मुलाजिम और बकिया चौकीदार। गलती असल में मेरी है, तैमूर ने कहा। मैंने ही फर्डिनेंड से कहा था कि हिफाजत के लिए कुछ लोगों को मुलाजिम रख लो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो एक फ़ौज इकट्ठी कर लेगा। वैसे ग्लोरिया की तजवीज़ मुनासिब है। हाँ, फ़िलहाल तो हमें यही करना होगा। मगर मेरी एक बात जहन में रखना, जितने ज़्यादा
ज़्यादा आदमी होंगे, इतने ही ख़तरात भी होंगे। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि वो गद्दार है, इनमें से कोई भी किसी भी वक्त बिक सकता है। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर अब तीर कमान से निकल चुका है। जितने लोग यहाँ हैं वो इस इमारत से और हमसे अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं। हम इनमें से किसी को निकालने का ख़तरा भी मोल नहीं ले सकते। ग्लोरिया ने पुरख्याल अंदाज में कहा। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तैमूर ने कहा। वो ये तुम्हारे मजाज के ख़िलाफ़ है, मगर इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है। वो मुझसे मुखातिब था। तुम्हें इन सब के सामने सख्त गिर बल्कि जालिम बॉस बनना होगा। इनमें से किसी की ज़रा सी ख़ता पर इबरतनाक सज़ा देना होगी और इन्हें यह बावर कराना होगा कि यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के। तैमूर का लहजा सर था। मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा तो इसने भी तायीद में सर हिला दिया। आखिर मुझे भी यही फैसला करना पड़ा। इतने लोगों के कंट्रोल करने का और कोई तरीका भी नहीं था। इस किस्म के लोगों की अजीब नफ्सियात होती हैं, वो सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं। मैंने इन्हें इसी ज़ुबान में मरूब और मुती करने का फ़ैसला कर लिया। फर्डिनेंड से जो गलती बल्कि बलंडर हुआ था, इसे निभाना तभी तो था। अच्छा, अब ज़रा अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, ग्लोरिया ने कहा। मगर फर्डिनेंड ने हमें किसी कुकिया घरेलू मुलाजिम से नहीं मिलवाया। मैंने इसे कहा भी था कि यहाँ मुकीम हर फर्द से मेरा तारुफ कराए। मैंने झिंझिला कर कहा, ज़रा बुलाओ इसे। तैमूर ने टीवी ट्रॉली के पास रखा हुआ रिमोट उठाया और एक बटन दबा दिया। दूसरे ही लम्हे फर्डिनेंड टीवी पर नमदार हुआ और बोला, यस सर, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। तैमूर गुर्रा कर बोला और रिमोट के जरिए माइक्रोफोन ऑन कर दिया। मुश्किल से 1 मिनट बाद फर्डिनेंड वहाँ पहुँच गया। मैंने तुमसे कहा था कि इस इमारत में मौजूद हर फर्द से मिलना चाहता हूँ, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। मैं आपको सबसे मिला चुका हूँ। फर्डिनेंड के लहजे में उलझन थी, मगर इसमें कुक और दूसरे मुलाजिम क्यों शामिल नहीं थे? क्या वो लोग कहीं और रहते हैं? ग्लोरिया सर्द लहजे में बोली। अमीर अली और अमजद जान बेहतरीन खाना पकाते हैं। फर्डिनेंड मुस्कुराया। शेर अली, शाकर और असगर घरेलू मुलाजिमों के भेस में यहाँ रहते हैं। और बस मैं हाथ उठाकर बोला, मुझे गलतफहमी हो गई थी। अब हमें ज़रा अच्छी सी कॉफ़ी पिलवा दो। अभी लीजिए, फर्डिनेंड ने कहा। फिर बोला, आपके बेड की राइट साइड पर एक पुश बटन भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप किसी भी ज़रूरत के तहत मुलाजिम को तलब कर सकते हैं। हाँ, तो तुम किससे मेरा सौदा करना चाहते थे? मैंने कैदी से जाकर पूछा। अपने आदमियों के वहाँ तक ना पहुँचने के बायस वो बहुत झिंझलाया हुआ था। इसके चेहरे पर बेबसी और मायूसी फैली हुई थी। जो भी ज़्यादा बोली लगा था, तुम्हें इसके हवाले कर दिया जाता। तुम्हारे तलबगार तो कई मुल्क हैं, इसने जवाब दिया, मगर इसके लहजे में पहले वाला तंज नहीं था। तुम खुद किसके लिए काम करते हो? ग्लोरिया ने पूछा। मैं औरतों के मुंह लगना पसंद नहीं करता, इसलिए तुम अपनी जुबान बंद ही रखो, इसने बुरा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। ग्लोरिया ने इसके मुंह पर इतनी ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया कि वो लड़खड़ा कर बेड पर गिर गया। मैं भी मर्दों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती, इसलिए लातों और घुंसों से बात करती हूँ। मैं तुम्हें एक मरतबा फिर वार्निंग दे रहा हूँ कि मुझे छोड़ दो, वरना मेरे आदमी इस इमारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। इस इमारत की फिक्र छोड़ो, तैमूर ने हंस कर कहा। ये लकड़ी से बनी है, इसलिए ईंट से ईंट बज ही नहीं सकती। एक बात और सुन लो, तैमूर ने ड्रामाई अंदाज इख्तियार कर लिया। तुम्हारे पास जो ट्रांसमीटर है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, इस पर ज़्यादा भरोसा मत करना। वो बुरी तरह चौंक उठा। तुम क्या जानो कि मेरे पास ट्रांसमीटर है? वो बेयकीनी से बोला। कहो तो इसी ट्रांसमीटर पर तुम्हारे बॉस को तुम्हारी आवाज़ सुना दूँ, तैमूर ने कहा। तुम सब कुछ तो जानते हो। इसका लहजा शकीस खुर्दा था। फिर मुझसे क्या चाहते हो? माइकल का तुम लोगों से क्या ताल्लुक़ है? मैंने अचानक पूछा। तुम्हें घेरने के लिए माइकल ने हमारी खिदमत हासिल की थी। वो पहले भी हमसे काम लेता रहता है। बॉस को मालूम हो गया था कि तुम पाकिस्तान रहे हो, मगर इसने तुम्हारे मामले को भी मामूली समझा, वरना मैं तुम्हारी कैद में ना होता। वैसे बॉस को इसी वक्त तुम्हारी अहमियत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था। जब माइकल जैसे शख्स ने हमारी खिदमत हासिल की थी, वो गोया खुद कलामी के अंदाज में बोल रहा था। तुम लोग मेरा सौदा करने वाली थी ना? मैंने सर्द लहजे में कहा। अब मैं तुम्हारा सौदा करूँगा। तुम्हारा बॉस माइकल के बदले में तुम्हें ले जा सकता है। फिर मैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, अगर बॉस के लिए तुम ज़रा भी अहम हुए तो वो ये सौदेबाजी मंजूर कर लेगा। कैदी ने मायूसी से सर हिलाया। वो माइकल के मुकाबले पर कभी मुझे तरजीह नहीं देगा। माइकल को तुम्हारे हवाले करने का मतलब ये है कि दुनिया की एक खौफनाक एजेंसी से दुश्मनी मोल लेना। मेरी जगह अगर बॉस का बाप भी होता तो वो इसकी गर्दन कटवा देता। इसका लहजा इंतहाई शकिस्ता और मायूस कुन था। तुम अभी बॉस से कॉन्टैक्ट करो और इसे बताओ कि हम क्या चाहते हैं। मैंने कहा, इससे राब्ता बहुत मुश्किल है, बहरहाल कोशिश करता हूँ। ये कहकर इसने अपनी रेस्ट वॉच की चाबी एक मरतबा फिर एरियल की तरह बाहर खींच ली और कॉल करने लगा। हेलो, BH कॉलिंग टू ए रिसीविंग ओवर। तुम लोगों ने मेरे लिए अब तक क्या किया है? ओवर, इसने फाड़ खाने वाली अंदाज में कहा। हमारी कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रही। आपका लोकेशन फाइंडर कोई इंडक्शन नहीं दे रहा है सर। ओवर, तुम सब नाकारा हो चुके हो। बॉस से मेरी बात कराओ। ओवर, हमें एक मौका और। शट अप, कैदी धाड़ा।
मेरा ट्रांसमीटर ऑन है, बॉस से 5 मिनट के अंदर मेरी बात कराओ, ओवर एंड ऑल। इसने एरियल बंद करके रेस्ट वॉच की चाबी को दोबारा उल्टी समेत घुमाया। घड़ी के डायल पर नन्हा सा सुर्ख बल्ब रोशन हो गया। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, अब अगर बॉस कराची में हुआ तो वो 5 मिनट बाद खुद ही मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। वैसी उम्मीद तो यही है कि वो कराची में ही होगा, क्योंकि माइकल भी कराची पहुंच चुका है। इसकी बात सुनकर मेरे साथ तैमूर और ग्लोरिया भी चौंके थे। गोया माइकल हमारे ताकों में कराची पहुंच चुका था। अब मूसा खान हमारी तलाश में कुओं में जाल डलवा सकता था। मेरी निगाह अपनी रेस्ट वॉच पर थी। ठीक 5 मिनट बाद कैदी के ट्रांसमीटर पर कॉशन मौसूल हुआ। घड़ी के डायल का बल्ब बार बार जलने बुझने लगा। कैदी ने फुर्ती से रेस्ट वॉच की चाबी एरियल की तरह खींच ली। फौरन ही ट्रांसमीटर से आवाज़ उभरी, हेलो, डबल बी कॉलिंग 40H, PH रिसीविंग बॉस, ओवर। क्या प्रॉब्लम है, ओवर? मैं कामरान की कैद में हूँ बॉस, ओवर। तुम इस वक्त कहाँ और तुम्हारी लोकेशन फाइंडर क्यों रोक दी गई है, ओवर? मैं नहीं जानता बॉस कि मैं कहाँ हूँ। लोकेशन फाइंडर इन लोगों ने नाकारा कर दिया है, ओवर। मैं देखता हूँ कि ये लोग तुम्हें कब तक कैद में रखते हैं, ओवर। बॉस गुर्रा के बोला, ये कामरान यहाँ मौजूद है और आप इससे बात कर लें। ठीक है, बात कराओ, ओवर। हेलो मूसा खान, मैं कामरान बोल रहा हूँ, ओवर। आखिर तुम्हारी मौत तुम्हें घेर के कराची ले ही आई, ओवर। वो जहरीले लहजे में बोला। फिलहाल तो अपने आदमी को मौत से बचाओ मूसा खान, ओवर। मेरा लहजा इससे भी ज़्यादा जहरीला था। मेरे आदमी का बाल भी बिका हुआ था। फजूल बातें मत करो मूसा खान, मैंने सर्द लहजे में कहा। और मेरी बात गौर से सुनो, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने माइकल को मेरे हवाले न किया तो तुम्हारे आदमी की लाश तुम्हें रवाना कर दी जाएगी, ओवर। मैंने शफाक लहजे में कहा। माइकल कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि वो मेरी तहवील में हो, ओवर। मुझे माइकल का पता बता दो। वो जो ही हमारे कब्जे में आया हम तुम्हारे आदमी को रिहा कर देंगे, मगर शर्त यही है कि माइकल हमारे कब्जे में आ जाए, वरना यह भी मुमकिन है कि हमारे साथ साथ तुम माइकल को भी इन्फॉर्म कर दो, ओवर। किसी खुशफहमी में मत रहना कामरान, मूसा खान तज़हीक अमेज़ लहजे में बोला। जब मैं तुम्हें आदमी वालों से पहले पकड़ सकता हूँ तो तलाश भी कर सकता हूँ। लोकेशन फाइंडर को नकारा कर सकते हो तुम, मगर मेरे आदमियों को नहीं। मैं एक बार फिर वाजे कर दूँ कि अगर मेरे आदमी को मामूली सी गुजन भी पहुँची तो मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ओवर। ज़्यादा बकबक मत करो। 24 घंटे बाद तुम्हारे आदमी की लाश तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी, ओवर एंड ऑल। हेलो हेलो कामरान। मूसा खान ने कुछ कहना चाहा मगर मैंने कोई जवाब न दिया। कामरान जा चुका है बॉस, ओवर। कैदी ने मुर्दा लहजे में कहा। इसका चेहरा भी धुआं हो रहा था। तुम फिक्र मत करो PH, मूसा खान ने कहा। मैं 3 घंटे के अंदर अंदर तुम तक पहुंच जाऊंगा, बल्कि माइकल खुद पहुंचेगा, ओवर एंड ऑल। उल्लू का पट्टा कैदी ट्रांसमीटर ऑफ करते हुए बिड़बिड़ाया। मुझे बच्चा समझ के बहला दिया। मैंने पहले ही कहा था कि वो माइकल के मुकाबले में कभी मुझे तरजीह नहीं देगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।